जय हिंद दोस्तों, मैं रवि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल द इकोनॉमिक्स हाउस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नेशनल इनकम उससे रिलेटेड सारे एग्रीगेट्स को कंप्लीट कर लेंगे और इसकी थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे इस चैप्टर से रिलेटेड कमेंट में पूछ सकते हैं और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ गुड्स कि गुड्स आखिरकार होते क्या है। तो क्या दुनिया में सारी चीजें जो भी फिजिकल चीज है या फिर मतलब जो भी फिजिकल फॉर्म में मौजूद है जैसे हवा, पानी, ये सब जो भी होता है, अगर इनकी मार्केट में वैल्यू हो तो दोस्तों वो गुड्स कहलाते हैं। जो भी चीज मार्केट में मौजूद है अगर उसकी वैल्यू हो तो सिंपल सिंपल वो गुड्स कहलाएंगी। ठीक है, आप मार्केट में पानी बेचते हो, आप मार्केट में हवा बेचते हो, आप मार्केट में पत्थर बेचो, कुछ भी बेचो, अगर वो उसकी मार्केट में वैल्यू है और बिक जाता तो वो गुड कहलाएगा। सिंपल। अब हमको पढ़ना है गुड्स के टाइप्स। तो गुड्स के टाइप के लिए दोस्तों हम सिंपल सा ना एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री किस चीज की, बेकरी है। अब बेकरी में दोस्तों होता क्या है, बेकरी में हमारे पास ब्रेड्स बनती हैं। अब ब्रेड्स बनाने के लिए दोस्तों हमको चाहिए क्या, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में क्या लगेगा, मैदा लगेगा, दूध लगेगा, बेकिंग सोडा लगेगा। अब ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल जाएगा बेकरी के अंदर और बेकरी के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। जब वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा तो ये जो मैदा और क्या कहते हैं दूध और ये जो सोडा था, ये सारा सारा मिलके क्या बनेगा, ये हमारे लास्ट में जाके ब्रेड बन जाएगी, ब्रेड। तो दोस्तों जब इस रॉ मटेरियल में जिसमें मैदा मैदा और सोडा वगैरह को मिलाया गया तो ये जो रॉ मटेरियल यूज करा गया इनको ही दोस्तों बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड। क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट गुड। ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है। मान लीजिए 100 रुपए का मैदा यूज करो, 100 रुपए का मैदा यूज करके हमने 20 किलो ब्रेड बना ली। अब ये जो 20 किलो ब्रेड बनाई है हमने, इस 20 किलो ब्रेड को हम जब मार्केट में बेचेंगे तो इसकी कीमत 100 रुपए के मैदे से बहुत ज्यादा होगी, मान लिया 1000 रुपए। तो हमने 100 रुपए के मैदे को 1000 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन। और जब हमने इसकी वैल्यू एडिशन करा तो ये बन गया हमारा ब्रेड। तो हमारा जो ब्रेड बन के आया दोस्तों, ये ब्रेड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा फाइनल गुड्स। क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स दोस्तों ये तब तक रहेगा जब तक ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर के पास पड़ा रहेगा। जब तक ये प्रोड्यूसर के पास है तब तक ये क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स तो वो गुड्स की कैटेगरी होती है प्रोडक्शन के सारे स्टेजेस को पार कर चुकी है। अभी बेकरी वाली के लिए फाइनल गुड्स क्या है, बेकरी वाली के लिए फाइनल गुड्स जो है वो हमारी ब्रेड है। और बेकरी वाले के लिए रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल है मैदा। दूसरी चीज आती है दोस्तों कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि रॉ मटेरियल के लिए हमने रॉ मटेरियल लिया और उसमें अपने हाथों से जादू कर और उनको बना दिया हमने ब्रेड, ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं। तो उसको बनाने के लिए हमको मशीन चाहिए, अवन चाहिए, ट्रे चाहिए। वो सारे गुड्स जो प्रोड्यूसर हेल्प कर लेगा, जिनकी हेल्प लेगा, जिनकी वजह से वो मैदे को कन्वर्ट करेगा ब्रेड में, जिसके अंदर अवन आएगा, ट्रे आएगा। तो वो सारे गुड्स जो प्रोड्यूसर की हेल्प करता है वैल्यू एडिशन के अंदर, उन सारे गुड्स को बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर की। ठीक है, इसके अंदर ज्यादातर क्या आती है, मशीनरी वगैरह आती है। क्या आती है, मशीनरी वगैरह आती है, जैसे मैन मेड ड्यूरेबल असेट, मशीन, टूल्स एंड फैक्ट्रीज वगैरह। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स जैसे फॉर, स्टील, कॉटन, जो भी हमारा ऐसे चीजें होती हैं जिनको हम बाद में वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे गेहूं, चावल वगैरह, ये सब। इसके बाद प्रोड्यूसर गुड्स। दोस्तों प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर हेल्प करता है। जो भी गुड्स प्रोड्यूसर के पास मौजूद होते हैं उनको प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। सर प्रोड्यूसर के पास क्या मौजूद होता है, इंटरमीडिएट गुड्स मौजूद होता है, कैपिटल गुड्स मौजूद होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। सिंपल। चलिए, अब हमको पता है फाइनल गुड्स क्या होते हैं। सर फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन के सारे स्टेजेस को कंप्लीट कर चुका होता है और ये प्रोड्यूसर के पास फाइनल फॉर्म में पड़ा होता है, जिनकी वैल्यू में एडिशन हो चुका हो और फर्दर उसको ऐड नहीं किया जा सकता। अभी जो प्रोड्यूसर हमारा वो बेकर है और वो बेकर अब ब्रेड की फाइनल वैल्यू के आगे इसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता था, उसके लिए जो फाइनल गुड्स है वो अभी क्या है, ब्रेड। अब इन फाइनल गुड्स की ना 4 कैटेगरी होती है दोस्तों। कौन कौन सी होती है, इन फाइनल गुड्स की 4 कैटेगरी होती हैं। वो होती है हमारे पास ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। समझिए, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं दोस्तों जो लंबे समय के लिए, यानी कि 1 साल से ज्यादा या बहुत लंबे समय तक चलते हैं। जैसे हमारे पास कार, फ्रिज, फर्नीचर, ये सब क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, जो हम लंबे समय के लिए लेते हैं। फिर आते हैं सेमी ड्यूरेबल, जो कम समय के लिए लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये स्कूल बैग हो गया, बुक्स हो गई आपकी, ये शूज, कपड़े, पेंसिल वगैरह, ये सब क्या होता है, ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो कुछ समय तक चलते हैं, फिर उसके बाद हम उसको बदल देते हैं।
और उसके बाद आता है हमारे पास नॉन ड्यूरेबल, जो टिकते ही नहीं है, जिसके अंदर आते हैं पेरिशेबल गुड्स। ऐसे गुड्स जो कुछ समय, जैसे एक हफ्ते के लिए, इसके अंदर ज्यादातर क्या आता है, जो भी हमारा खाना आता है अदर देन पैक्ड फूड, क्योंकि वो लंबे समय तक चलता है, वो सब इसके अंदर आता है, जैसे मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब होते हैं हमारे पास नॉन ड्यूरेबल। और लास्ट में हम आते हैं हमारे पास सर्विसेज। सर्विसेज यानी कि टेंजिबल गुड्स, इनको इनटेंजिबल गुड्स, इनको इनटेंजिबल गुड्स भी कहा जाता है, जो दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसके बाद आता है कंज्यूमर गुड्स। सर कंज्यूमर गुड्स क्या है? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर द्वारा अपने आप ही सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम करी जाती है। यानी कि जब कंज्यूमर मार्केट में जाता है गुड्स लेने के लिए, तो वो एक पर्पस लेके जाता है कि भाई मैं इन गुड्स को कंज्यूम करूंगा, अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करूंगा। तो कंज्यूमर वो बंदा होता है जो क्या कहते हैं, गुड्स को कंज्यूम करता है फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ नीड, सेल्फ सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करता है, अपनी खुद की आत्मसंतुष्टि को पूरा करता है। ठीक है, मेरे पास क्या एक लाइन होती है दोस्तों कि गुड्स की फाइनल ऑब्जेक्टिव, गुड्स का फाइनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है दोस्तों कि आखिरकार गुड्स की कैटेगरी क्या होगी। देखिए समझिए, जब एक फाइनल गुड्स को मार्केट में बेचा जाता है, जैसे अभी हमने ब्रेड लिया, अगर वो ब्रेड एक कंज्यूमर अपने घर पे ऑमलेट ब्रेड खाने के लिए यूज करे, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि वो उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अगर उसी ब्रेड को क्या कहते हैं, एक बंदा आता है मार्केट में और उसी ब्रेड को लेके जाता है और उसके ब्रेड पकोड़े बना के मार्केट में बेचता है, तो भाई उसने तो कंज्यूम करा नहीं, उसने क्या करा, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करा। तो गुड्स का फाइनल कंजम्पशन, फाइनल यूज क्या हुआ, एक बंदे ने उसको अपने कंजम्पशन के लिए यूज करा और दूसरे बंदे ने उसको प्रॉफिट के लिए यूज करा। तो जब कोई प्रोड्यूसर, कोई बंदा उसको प्रोड्यूसर की, वो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है, यानी कि एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, तो वो वहां पर जो फाइनल गुड्स है वो इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वही फाइनल गुड अगर कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो वो कंज्यूमर गुड्स बन जाती है। सिंपल। तो गुड्स का फाइनल यूज ही डिसाइड करता है कि आखिरकार गुड्स होगी क्या। अगर वो गुड्स किसी प्रोड्यूसर द्वारा इस्तेमाल करी जा रही तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, और अगर उसको क्या कहते हैं, कोई कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। देखिए, सारे के सारे कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। अभी हमने देखा प्रोड्यूसर जो भी गुड्स यूज करता है उसे हम प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। अब प्रोड्यूसर तो इंटरमीडिएट गुड्स भी यूज करता है। मान लीजिए पूरे के पूरे जो सर्कल है बड़ा वाला, ये क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स है। और ये जो हमने एक छोटा सा सर्कल यहाँ पर बना दिया, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये जो हमने सर्कल बना दिया जिसके अंदर ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स तो सिर्फ ये वाला पार्ट हुआ ना, ये वाला पार्ट थोड़ी ना हुआ। ये हमारा कैपिटल गुड्स नहीं है भाई, ये हमारा कैपिटल गुड्स नहीं है। तो ये कौन सा गुड्स है, ये दूसरे तरीके के गुड्स होंगे जो प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स तो होते हैं, सारे के सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स तो होते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि कुछ तो इंटरमीडिएट भी होंगे भाई, कुछ क्या होंगे, इंटरमीडिएट भी होंगे। तो जो भी चीज है हमारे पास मार्केट, हमारे पास जो भी क्या कहते हैं गुड्स एज अ प्रोडक्शन के लिए पड़ी हुई है, तो वो सारे के सारे गुड्स क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे गुड्स कैपिटल गुड्स कहलाएंगे। लेकिन जो भी चीज जिनकी वैल्यू में एडिशन होना है वो सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। तो सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स भी कहलाते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं कहलाते। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is investment? देखो, इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट द चेंज इन कैपिटल। चेंज इन कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को दोस्तों आई से दिखाया जाता है, आई से, और इसका मतलब होता है चेंज इन कैपिटल। चेंज इन कैपिटल का मतलब देखिए, एक समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अकेडमी रन कर रहा हूँ। अब मैं अकेडमी रन कर रहा हूँ तो मेरे पास है 20 बेंचेस है। अब क्या कहते हैं, एक हफ्ते बाद अगर मेरे पास 40 बेंचेस हो जाती है तो मेरे स्टूडेंट मुझे बोलेंगे सर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, क्योंकि मेरे पास पहले 20 बेंच थी, अब मेरे पास 40 बेंच है, तो मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, जिसकी वजह से मेरी जो कैपिटल है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। और इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस होता है दोस्तों फ्यूचर सिक्योरिटी, प्रॉफिट में इंक्रीमेंट, ग्रोथ, ये सारे क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते क्यों है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब कि प्रॉफिट हो, फ्यूचर में सिक्योरिटी हो, हमारी ग्रोथ हो, ये सारे रीजंस होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। तो चेंज इन कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। हमारे पास इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और होती है हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट। समझिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, जैसे आपने कोई क्या कहते हैं, कोई घर बना रहे हैं, तो घर बनाते समय जब आप अपना पुराना घर तोड़ते हैं तो पुराने घर में से कुछ ईंटें निकलती हैं, उनको आप रख लेते हैं,
और जब उन ईंटों को आप यूज करते हैं तो सिर्फ उन्हीं ईंटों से थोड़ा नया मतलब नया घर बना लेंगे, हमको पुराने ईंटें भी तो मतलब पुरानी ईंटों के साथ साथ नई ईंटें भी तो लानी पड़ेंगी। तो जब आप घर बनाते हैं तो आप पुरानी ईंटों के साथ साथ नई ईंटों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो पुरानी ईंटें तो किसी और फाइनेंशियल ईयर में मतलब जब उनका प्रोडक्शन हुआ होता है वो किसी और फाइनेंशियल ईयर में उनका कैलकुलेशन हो गया होगा जीडीपी में। लेकिन जब आपने नई ईंटों का है तो नई ईंटें यानी कि इस साल का प्रोडक्शन दिखा रहा है। तो जब आपने पुरानी ईंटों के साथ नई ईंटों का भी प्रोडक्शन मतलब इस्तेमाल किया तो इसके अंदर आपने सारी की सारी कॉस्ट नई और पुरानी दोनों जोड़ दी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जो पुरानी पुरानी गुड्स थी यानी कि जो ओल्ड असेट थी उनके ऊपर भी आपने खर्चा करा, एक्सपेंडिचर करा, और आपने न्यू एसेट पे भी एक्सपेंडिचर करा, न्यू एसेट पे भी एक्सपेंडिचर करा। तो जब आप पुरानी किसी एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हो दोस्तों, तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है उसको हम एज अ डेप्रिसिएशन मेजर करते हैं। डेप्रिसिएशन दोस्तों, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक ऐसा एक्सपेंस, एक ऐसी कॉस्ट जो कि फिक्स्ड असेट पे लगता ही लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब आप कोई फिक्स्ड असेट समझ लीजिए, जैसे कि ये मेरा टैब है, अगर मैंने इसको लिया, मान लो मैंने इसको पिछले फाइनेंशियल ईयर में लिया था और मैंने ये सोच के लिया था कि कम से कम इसको 5 साल चलाऊंगा, तो अगर मैंने इस टैब को 50,000 का खरीदा तो हर साल मैं ये मान के चलूंगा कि इसकी जो मैं यूसेज कर रहा हूं हर साल 10,000 की यूसेज कर रहा हूं, यानी कि हर साल इसकी वैल्यू 10,000 से कम हो जाएगी। तो दोस्तों वो जो वैल्यू 10,000 से कम हो रही है वही डेप्रिसिएशन कहलाएगी। तो जब मैं इसको लास्ट में बेचूंगा तो इसको 5 साल बाद इसकी वैल्यू क्या बचेगी, मेरे पास जीरो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन इसलिए लगाया जाता है दोस्तों ताकि हम अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल कर सके इन फ्यूचर, हम इसका एक रिजर्व बना सकें, हम इसके लिए क्या कर सकें, अपने सिक्योरिटी प्लान कर सकें और अपने लिए अपने ग्रोथ को भी कंटिन्यू करते रहें, मेरी ग्रोथ कंटिन्यू रहे। तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसके अंदर क्या कहते हैं परचेज ऑफ न्यू एसेट तो होती होते साथ में परचेज ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एक्सिस्टिंग क्या कहते हैं ओल्ड एसेट भी इंक्लूड होते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई बंदा है जो फैक्ट्री रन करता है, अब फैक्ट्री रन करता है तो उसके पास दो मशीनरी है। तो उसने अब अगले साल ग्रोथ की सोची तो उसने सोचा मैं 3 मशीनरी और ले आता हूँ। तो उस साल उसने 3 मशीनरी और लेके आया और 2 मशीन जो पहले की थी उनके ऊपर भी खर्चा करा, कुछ उनके बाद तो टूट फूट हो गई होगी रिपेयरमेंट या फिर उनको नहीं करवाने पे खर्चा करा। जब उसने ये खर्चा करा दोस्तों तो इस खर्चे को हम डेप्रिसिएशन का नाम देंगे, क्योंकि उसने पुरानी मशीनरी के ऊपर उसको जो भी उसमें घिसावट आई, जो भी उसका कंजम्पशन है उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू में कम हुई उसको उसने पे करा, तो वो डेप्रिसिएशन उसके अंदर इंक्लूड। तो मान लीजिए अगर 2,000 रुपए इसने इस मशीनरी के ऊपर खर्च करे और नई मशीनरी के 3 मशीनरी के ऊपर इसने 10,000 रुपए खर्च करे, तो टोटल खर्चा कितना हो गया इसका दोस्तों, टोटल खर्चा इसका हो गया 12,000 रुपए। और ये जो 12,000 रुपए है इसमें से 2,000 इसका डेप्रिसिएशन है और इसका 10,000 रुपए क्या कहलाएगा दोस्तों, वो 10,000 रुपए इसका कहलाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो सिर्फ नई मशीनरी पे उसने खर्चा करा, जो सिर्फ नए प्रोडक्शन पे उसने खर्चा करा। तो आप मार्केट में कोई भी ऐसा खर्चा करते हो जिससे नई प्रोडक्शन होती है उसे बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। बट आप मार्केट के अंदर नई इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नई प्रोडक्शन के साथ साथ किसी पुराने एसेट पे भी खर्चा करते हो तो उसे बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। कोई भी नया एडिशन नहीं होता जब हम इसके ऊपर खर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए पुरानी मशीनरी, तो उसके ऊपर जो खर्चा करा उस बंदे ने 2,000 रुपए का, क्या उससे कोई कैपिटल एडिशन हुआ, क्या उससे मार्केट में कोई प्रोडक्शन हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जो 10,000 रुपए खर्चा करता तो उससे तो प्रोडक्शन हुआ था ना, क्योंकि नई मशीनरी लेके आया था वो, है ना। नेट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिससे नई मशीनरी जनरेट हो जाती है, नई प्रोडक्शन जनरेट हो जाता है, लेकिन इसमें कोई भी नया प्रोडक्शन जनरेट नहीं होता। चलिए आगे आगे दूसरा जो टाइप है हमारा इन्वेस्टमेंट का वो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। समझिए, मान लीजिए मैं एक आइसक्रीम की कार्ट लगाता हूं। अब इस आइसक्रीम की कार्ट को रन करने के लिए मेरे को मतलब अगर आइसक्रीम रखनी है तो मुझे एक आइसक्रीम कार्ट लेनी पड़ेगी ना, जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर हो, जिसके ऊपर आइसक्रीम हमेशा क्या रहे, फ्रीजिंग पॉइंट पर है। अब ये जो कार्ट ली है मैंने, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि मेरी आइसक्रीम बिकेगी या नहीं बिकेगी। चाहे मेरी आइसक्रीम बिके या ना बिके, मुझे तो वो कार्ट खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इस पर डिपेंड नहीं करता कि मेरी सेल हो रही है नहीं हो रही, और ऐसा इन्वेस्टमेंट जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर मुझे आइसक्रीम बेचनी है तो मुझे वो कार्ट खरीदनी पड़ेगी, चाहे फ्यूचर में मेरा बिजनेस हो या ना हो। लेकिन उसके अंदर जो रखी हुई आइसक्रीम है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि तभी करूंगा मैं जब मेरी आइसक्रीम बिक रही होगी।
अगर मेरी आइसक्रीम बिकेगी, मान लीजिए मैंने 1 तारीख को आइसक्रीम खरीदी, 50 आइसक्रीम खरीदी और उसमें से 25 बिक गई, तभी तो अगले दिन और लेके आऊंगा मैं। अगर मान लीजिए मैंने 1 तारीख को 50 आइसक्रीम खरीदी और 50 की 50 मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं दूसरी इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा? तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड करते हैं कि मेरा सेल कितना हो रहा है, मेरा सामान बिक रहा है नहीं बिक रहा, उसको बोलता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। It refers to the change in stock during the year. It is closing stock less opening stock. The stock includes raw material, semi-finished goods and finished goods. इन्वेंट्री के अंदर दोस्तों, इन्वेंट्री के अंदर 3 चीज आती है। इन्वेंट्री के अंदर जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो भी इन्वेंट्री का पार्ट होता है, याद रखिएगा। जो हमारे पास वो क्या कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स है वो भी इन्वेंट्री का पार्ट होता है, और जो हमारे पास लास्ट में फाइनल गुड्स बचते हैं वो भी इन्वेंट्री का पार्ट होता है। अगर कोई पूछे स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या फर्क है, तो स्टॉक दोस्तों फिनिश गुड्स के जो फिनिश गुड्स का जो भंडार होता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं, बट इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड तीनों आते हैं। यानी कि इन्वेंट्री हमेशा क्या होती है, इन्वेंट्री हमेशा स्टॉक से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद आता है हमारे पास ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? देखिए अभी हमने बात करी थी कि किस तरीके से फिक्स असेट्स की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू कम होती चली जाती है, क्योंकि हम उसका तो कंजम्पशन कर रहे होते हैं ना। इस चीज को बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, दोनों एक ही चीज होती है। अब देखिए अगर कोई चीज की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से हो रही है, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, लगातार टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जा रही है। पहले क्या कहते हैं कीपैड का जमाना था, फिर एंड्रॉइड का जमाना, आज एआई का जमाना, और इस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अब टेक्नोलॉजी की में चेंज आने की वजह से जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा है, तो लगातार जो पुरानी टेक्नोलॉजी उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। अब टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से अगर किसी चीज की वैल्यू कम होती है तो उसे बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेसेंस। जैसे पुराने जमाने पे जो बीज यूज होते थे उनको हटा के एचवाईवी सीड्स आए थे, तो एचवाईवी सीड्स महंगे थे, और पुराने जमाने के सीड्स की टेक्नोलॉजी बेकार हो गई, तो वो तो कम दाम हो गए। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। अब ऑब्सोलेसेंस 2 तरीके के होता है, या तो एक्सपेक्टेड होगा या तो अनएक्सपेक्टेड होगा। समझिए अगर मैं कुछ खरीद के लाया, जैसे मैंने आपका टैब का एग्जांपल दिया था, अगर इस टैब को मैं लेके आया तो मैंने माना था 5 साल चलेगा, और 5 साल लगातार चलते 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 ये मेरा क्या है, एक्सपेक्टेड। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू कम होगी टाइम के साथ साथ, उसे मैं नाम दूंगा डेप्रिसिएशन का, और उसी को बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि मैं तो इसका यूज कर रहा हूं ना, तो यूज करने से इसका कंजम्पशन कर रहा हूं, और कंजम्पशन करते करते क्या हो जाएगा, वैल्यू कम। याद रखिए कंजम्पशन का मतलब होता है कंज्यूम करना ही नहीं होता, कंजम्पशन मतलब यूज करना भी होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं कपड़े पहन रहा हूं तो इसका कंजम्पशन कर रहा हूं। तो इसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड के अंदर अगर मान लीजिए ये जो मशीन, ये जो टैब लेके आया था मैं, ये अगले 5 साल की जगह अगले ही साल टूट जाए, या स्क्रीन खराब हो जाए, तो इसके अंदर का मदरबोर्ड वगैरह सब खराब हो जाए, और क्या कहते हैं जो भी हो सकता है बस चले ना, तो 5 साल के अंदर अंदर ये पहले ही खराब हो गया, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, और इस चीज को बोलूंगा मैं कैपिटल लॉस। क्या बोलूंगा? कैपिटल लॉस, और इसी को बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो इट रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नेचुरल एफेक्ट कमिटीज, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या कुछ भी आ गया, इसकी वजह से अगर कोई एसेट खराब होती है तो इसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, और इसके अंदर जो भी नुकसान होता है उसको नाम दिया जाता है कैपिटल लॉस का। लेकिन कैपिटल लॉस या फिर लॉस ऑफ कैपिटल। लेकिन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के अंदर जो भी वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी वैल्यू कम होगी, और मैं पहले से इसके लिए तैयार रहूंगा। और ये हमेशा ऑब्वियस होता है, क्योंकि इसको इसीलिए ही बनाया जाता है ताकि मैं 5 साल बाद फिर से अभी से ही रिजर्व बनाते चलूं, और इस चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व। डेप्रिसिएशन रिजर्व दोस्तों क्या होता है कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा, ये तो अच्छी बात है ना कि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि फ्यूचर में मेरी गुड्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ताकि मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजों की वैल्यू को क्या करता चलूँ, मतलब मापता चलूँ कि भाई मुझे इस चीज के लिए पैसे जोड़ के रखने हैं, 5 साल बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बाद नहीं चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन का टर्म आया भी था। ठीक है, डेप्रिसिएशन रिजर्व क्या होता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व होता है जो गुड्स की वैल्यू कम हो रही है उसके लिए पहले से रिजर्व बना के रखो, कि तब जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो हम अपने गुड्स को कंप्लीट फुलफिल कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फर्म वाला क्या करेगा, डेप्रिसिएशन बनाएगा ताकि वो क्या कर सके, मशीनरी को कंटिन्यू कर सके, अपनी ग्रोथ मतलब उसकी मशीनरी लगातार काम कर सके, प्रोडक्शन लगातार उसका चलता रहे, कभी बीच में रुके ना। ठीक है,
चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने टाइप ऑफ इकोनॉमी पढ़ रखा है। टाइप ऑफ इकोनॉमी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन तीन तरीके की होती है। एक होती है हमारे पास प्राइमरी, जिसको हम एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। और तीसरी होती है टर्शरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो प्राइमरी के अंदर एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी के अंदर वही मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल की वैल्यू एडिशन करते हैं। और सर्विस के अंदर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जॉब वगैरह जो भी होते हैं वो सर्विस में अंदर लोग करते हैं। तो किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो किस पे डिपेंड होती है, मेनली उसकी इकोनॉमी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। अगर उसका सेकेंडरी सेक्टर मजबूत है तो उसके प्राइमरी सेक्टर को भी वो क्या देगा, एंगेज करेगा, बढ़ावा देगा, और टर्शरी सेक्टर को भी वो क्या करेगा, संभाल के रखेगा। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि हर देश जो भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है उसकी जो सेकेंडरी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जैसे यूएसए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन हमारे पास चार सेक्टर है इकोनॉमी के। पहला आता है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा आता है हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर। तीसरा आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। और चौथा आता है हमारे पास फॉरेन सेक्टर। समझिए, हाउस होल्ड सेक्टर वो जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, कंजम्पशन करते हैं अपने नॉर्मल डेली का, और हम अपने मार्केट में जाके जैसे हमको खाना खाना होता है तो हम मार्केट से खाना लेते हैं, कपड़े वगैरह, ये सब हमारा डेली बेसिस कंजम्पशन होता है तो हम कंजम्पशन करते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट भी डेली बेसिस पे कंजम्पशन करती है, जैसे आपके हेल्थ एजुकेशन पर डेली खर्चा होता है, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी पर डेली खर्चा होता है, सैलरी वगैरह दी जाती है, तो गवर्नमेंट के डेली बेसिस खर्चे होते हैं। इसी तरीके से फर्म्स अपने पास जो खर्चा करती है उसको करती है इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, क्योंकि फर्म्स हमेशा अपनी ग्रोथ देखती है और जो भी वो खर्चा करेगी उसको इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जाता है। लेकिन वो मार्केट में क्या करती है, कंजम्पशन करती है। जब मार्केट में फर्म खर्चा करती है तो किसी ना किसी फॉर्म में उसको यूज ही तो करती है और किसी के पास इनकम ट्रांसफर होती है। और उसके बाद आता है एक्सटर्नल, जो बाहर के लोग होते हैं वो भी हमारे पास आके खर्चा करते हैं। बट अब देखिए, अगर हम सिर्फ इन तीन सेक्टर को लें तो देखिए, ये जो तीन सेक्टर है सिर्फ कंट्री के अंदर की बात है, कंट्री के अंदर बात। तो ये तीनों सेक्टर मिला के क्या बनाते हैं, ये तीनों सेक्टर मिला के बनाते हैं हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बनाते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी क्या होता है दोस्तों, क्या कहते हैं, ये सी मतलब क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड। और ये आई मतलब ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर और ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। ये तीन सेक्टर मिला के हमारे क्या बनाते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि इसके अंदर विदेश नहीं जोड़ा, यानी कि देश के अंदर अंदर आए हैं। मतलब देश के क्या है, अंदर अंदर की चीजें जोड़ी है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर फॉरेन सेक्टर इंक्लूड नहीं होता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं होता। बट अगर हम इसके अंदर फॉरेन सेक्टर यानी कि नेट एक्सपोर्ट भी जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगी दोस्तों, ओपन इकोनॉमी। क्या बन जाएगी, ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो क्लोज इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर हमारा फॉरेन सेक्टर इंक्लूड नहीं होता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं होता। और हमारी ओपन इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर फॉरेन सेक्टर और ओपन इकोनॉमी मतलब फॉरेन सेक्टर इंक्लूड होता है, नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब इंक्लूड करके रखते हैं। ये रेशनल इकोनॉमिक रेशनल्स होती है, नो इकोनॉमिक रेशनल्स होता है, रियलिस्टिक इकोनॉमी है, इमेजिनरी इकोनॉमी है ना। और ये क्या है, हमारी अनइक्वल डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। यहाँ पर इक्वल डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत होता है ओपन इकोनॉमी में, यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता। इसके बाद आते हैं हम फ्लो और स्टॉक पे। समझिए फ्लो का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि भाई तू एक महीने में कितने कमा लेता है, तो आपका दोस्त वो बोलता है भाई मैं 20,000 रुपये कमा लेता हूँ। तो और आप फिर उससे बोलते हो कि भाई अभी तेरा अकाउंट में कितने हैं, तो बोलता है मेरे पास 40,000 रुपये हैं, 40,000 रुपये हैं। दो तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा। आपने एक तो टाइम पीरियड के फॉर्म में पूछा कि भाई एक महीने में, एक मंथ में, और आपने पूछा अभी। तो ये तो टाइम ड्यूरेशन हो गया ना, एक महीना, एक दिन, एक साल। यहाँ पर आप टाइम को अच्छे से मैं बता रहे हो, मतलब आप बता रहे हो कि भाई एक ये टाइम से लेके इस टाइम के बीच में आपने 2 पॉइंट दे दिए और इसके बता इसके बीच में आपने कितने रुपए कमाते हो। तो उसने बोला कितना, 20,000। लेकिन आपने पूछा अभी कितने, तो उसने बोला मेरे बैंक में 40,000 रुपए। तो जब आप किसी चीज को टाइम ड्यूरेशन में नापते हो यानी कि टाइम पीरियड में नापते हो तो उसको बोलते हैं हम फ्लो। लेकिन आप अगर किसी चीज को एक टाइम के बिंदु में, जैसे आपने बोला अभी बता दे कितने रुपए, है ना, उसने बोला 20 तारीख को कितने रुपए थे, इसको बोलते हैं हम टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और इसको बोलते हैं हम स्टॉक। जैसे कि यहाँ पर ये पानी बह जा रहा है, तो ये हम ऐसे नाप नहीं सकते ना कि अभी कितना पानी बहा ना, ऐसे नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे 1 घंटे में कितना पानी बह गया होगा। और यहाँ पर स्टॉक जमा है कि हम भाई गिलास में कितना पानी है, गिलास में कितना पानी है पूछा हमने। तो इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम में नाप सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। और इसको हम पीरियड ऑफ टाइम में नापते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमारा जो स्टॉक होता है वो ऐसी क्वांटिटी होता है जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम में नापते हैं। लेकिन जब हमारा फ्लो होता है उसको हम कैसे नापते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में।
जैसे कि आपने अपने दोस्त से पूछा कि भाई यहाँ से दिल्ली से लेके आगरा की दूरी कितनी है, तो उसके आपने दोस्त ने जवाब दिया 200 किलोमीटर है। और बोले आप पूछोगे कि भाई यहाँ से आगरा जाने में टाइम कितना लगेगा, तो वो बोलेगा भाई 4 घंटे। तो जो 200 किलोमीटर है वो तो फिक्स रहेगा ना, वो तो फिक्स रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। लेकिन जो 4 घंटे आने जाने का टाइम है, आने का टाइम है, जाने का टाइम है, वो क्या लगेगा, वो ऊपर नीचे हो सकता है ना, वो तो डिपेंड करेगा आपकी स्पीड में, तो जो चेंज हो सकता है तो उसे बोलेंगे हम फ्लो। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ये क्या होता है, इसका कंसेप्ट स्टैटिक होता है, ये चेंज नहीं होता। ये क्या होता है, डायनेमिक, ये चेंज होता रहता है, जैसे मैंने बताया कि आने जाने की स्पीड। एग्जांपल क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ, इसका क्या है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो। क्योंकि हम यहां पर ये समझेंगे किस तरीके से एक इकोनॉमी के अंदर एक बंदे की जो एक्सपेंडिचर होती है वो दूसरे बंदे की इनकम बन जाती है। एक बंदा अगर एक्सपेंडिचर करता है तो वो दूसरे बंदे की क्या होती है भाई, इनकम होती है, इनकम होती है। ठीक है। तो जब कोई एक्सपेंडिचर करता है, तो एक्सपेंडिचर करता है तो वो किसी चीज का बदले में एक्सपेंडिचर करेगा, तो वही हम क्या पढ़ेंगे, दो सेक्टर मॉडल में पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने से पहले हम इसके अजम्पशन समझ लेते हैं, है ना, और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस टू मूवमेंट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। दिस मॉडल हैज टू सेक्टर, नेमली हाउस होल्ड एंड कंपनीज। यानी कि हम इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर पढ़ेंगे, एक कंजम्पशन यानी कि प्राइवेट सेक्टर पढ़ेंगे, और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर पढ़ेंगे। तो दो मॉडल, दो हमारे पास अजम्पशन है, 12th क्लास के बेसिस पर अजम्पशन मानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ दो ही सेक्टर है, ना गवर्नमेंट होगी ना ही फॉरेन होगी, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो गवर्नमेंट का काम होता है दोस्तों टैक्स लेना और सब्सिडीज प्रोवाइड करना, तो यहाँ पर ना टैक्स लिए जाएंगे ना सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी। अजम्पशंस क्या है इसके, अजम्पशन ये है कि भाई हाउस होल्ड डू नॉट सेव, हाउस होल्ड कोई भी पैसे नहीं बचाएंगे। बिजनेस डू नॉट रिटेन प्रॉफिट, बिजनेस कोई भी प्रॉफिट नहीं रखेगी अपने पास। गवर्नमेंट डू नॉट इम्पोज टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स नहीं रखेगी क्योंकि गवर्नमेंट तो है ही नहीं। और इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि बाहर से कोई भी कंजम्पशन नहीं होगी। देखिए जब मैं अपने पास कोई भी पैसे नहीं बचाऊंगा, मैं अपने आप को क्या कहते हैं हाउस होल्ड मान के चलता हूँ, तो मैं जो भी पैसा कमाऊंगा वही सारा लगा दूंगा, जो भी पैसा कमाऊंगा वही सारा लगा दूंगा। बिजनेस भी कोई पैसा मतलब प्रॉफिट रिटेन नहीं करके रखेगी, तो जो भी पैसा बिजनेस कमाएगी वो भी अपने सारे खर्च कर देगी, जो भी कमाएगी। तो इस तरीके से कंप्लीट सर्कुलर चलता रहेगा। और एक्सप्लेनेशन क्या है, बिजनेस नीड रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर इसके बाद बिजनेस को क्या चाहिए, हाउस होल्ड प्रोवाइड दिस रिसोर्सेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी एंड बिकम कंज्यूमर एंड बाइंग गुड्स। व्हाट इट टेल, ये क्या बताता है हमें, मतलब हमको जो ये क्या कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये बताता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय बिजनेस इज इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ आउटपुट। मतलब जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं, जो भी वो प्रोडक्शन यूज करेंगे, मतलब बनाएंगे, जो भी हमारे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेंगे, जैसे गुड्स एंड सर्विस बनाएंगे वो जो भी बनाएंगे वो कौन खरीदेगा, वो हमारे हाउस होल्ड खरीदेंगे। किसके बदले खरीदेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बदले। और इसी तरीके से जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा, किसको, प्रोड्यूसर्स को, है ना, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां जाएंगे भाई, जमीन किसकी होगी, हाउस होल्ड की होगी, लैंड किसके होगा, हाउस होल्ड के होंगे, लेबर किसके होंगे, हाउस होल्ड के होंगे, कैपिटल किसकी होगी, हाउस होल्ड की होगी, एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से निकल के तो कोई बिजनेस करेगा जाके, तो यहीं से जाके जब वहां पर जाएंगे तो उसके बदले जो फैक्टर इनकम मिलेगी वो दोनों बराबर होंगी। ठीक है। फैक्टर पेमेंट ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड, बिल्कुल सही। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही। ठीक है। ड्रॉबैक क्या है इसके, टू सेक्टर मॉडल इज वेरी सिंपल, इसके अंदर सारा चीज नहीं होता और ये बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जिसके अंदर खाली अजम्पशन के बेसिस पर ही सब कुछ ऐसे मान रहे होते हैं। तो एक सिंपल है, खाली हमको चीजें समझाने के लिए ये मॉडल बनाया जाता है। इज नॉट सफिशिएंट फॉर मैक्रो लेवल, इग्नोर फैक्टर सच एज गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड को इग्नोर करता है। ये आपको पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट ईयर, फिर कॉलेज में जब आप जाओगे आगे जाके इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको ये वाला मॉडल 3 सेक्टर या 4 सेक्टर में पढ़ने को मिलेगा। चलिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बेसिकली 2 पार्ट में बांटा जाता है जिसको बाद में कंबाइन करके एक फ्लो बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके अंदर 2 तरीके के फ्लो होते हैं, एक होता है हमारे पास रियल फ्लो और एक होता है हमारे पास मनी फ्लो। जिस तरीके से मनी फ्लो के अंदर मनी लिखा हुआ है, यस, इसके अंदर सिर्फ मनी का ही फ्लो होता है और रियल के अंदर सिर्फ मनी का फ्लो नहीं होता। अब सर्कुलर फ्लो इन विच देयर इज अ नो इंक्लूड ऑफ मनी इज कॉल्ड रियल फ्लो। देखिए, हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, किसको, फर्म्स को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप दिया। अब जैसे किसी ने अपनी जमीन दी, उसके बदले उसको रेंट मिलेगा, किसी ने उसके कोई लेबर दे रहा है, लेबर का मतलब क्या हुआ, या तो तुम क्या कहते हैं वेज पे काम करोगे तो सैलरी पे काम करोगे तो उसके बदले क्या मिलेगा, वेजेस एंड सैलरीज मिलेगी।
कैपिटल है, कैपिटल के बदले अगर तो आप किसी कहीं पे कैपिटल लगाओगे तो उसका आपको बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करोगे या फिर क्या बिजनेस करोगे या फिर शेयर वगैरह खरीदोगे तो उसके बदले क्या मिलेगा आपको, मतलब अगर आप कंपनी में अपना शेयर दोगे तो उसके बदले क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा प्रॉफिट। क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो ये सब मिला के ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले जो मिल रहा है, रेंट, रॉयल्टी है, रेंट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, ये सब जो मिल रहा है, इस सबको बोलते हैं हम फैक्टर इनकम। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले इनकम मिले इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब देखिए हाउस होल्ड को तो मिल रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम, इसको बोलेंगे इनकम। लेकिन अगर जो पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। सॉरी, फर्म हाउस होल्ड को मिल रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, अब हाउस होल्ड को मिल रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। चेंज। अब हाउस होल्ड को मिल रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। और अगर ये फर्म को देना पड़ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट। क्या बोलेंगे, पेमेंट। तो अगर मेरी तरफ से जाएगा तो मेरे लिए पेमेंट है, लेकिन किसके बदले, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर पेमेंट। और अगर मुझे मिल रहा है तो किसके बदले मिल रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर इनकम। ठीक है। तो यहां पर सिर्फ किसका फ्लो होता है, यहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब ये हाउस होल्ड इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा तो जो हमारे फर्म है इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, उसके मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रख के वो खाली तो बैठ नहीं जाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद क्या बनाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। इसका इस्तेमाल गुड्स एंड सर्विसेज किसके बनाएंगे, हाउस होल्ड के लिए, क्योंकि भाई हाउस होल्ड की नीड्स होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। अब मनी फ्लो के अंदर जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उसके बदले फैक्टर पेमेंट दी जाएगी, यानी कि अगर फर्म दे रही है तो फैक्टर पेमेंट, अगर हाउस होल्ड को मिल रहा है तो फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट क्या होती हैं, दोनों बराबर होती हैं। ठीक है। तो बस ये है कि नाम का फर्क है, क्योंकि अगर फर्म पे कर रही है तो उसके लिए पेमेंट हुई, और क्या कहते हैं हाउस होल्ड को मिल रही है तो उनके लिए इनकम हुई। अब हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है, क्या कर रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसके बदले, भाई उन्होंने गुड्स एंड सर्विस का क्या करा, कंजम्पशन करा, क्योंकि हाउस होल्ड में क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। अगर कंज्यूमर कंजम्पशन करेंगे तो उसके बदले जो खर्चा देंगे उसको क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हम जो भी कंजम्पशन के बदले पैसे देते हैं उसे क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चल, अब इन दोनों जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके अंदर हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों मॉडल एक साथ मिल जाते हैं। तो यहां से सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप किसके पास जाएगा, बिजनेस यानी कि फर्म्स के पास जाएगा। और फर्म इसके बदले क्या देगी, फर्म इसके बदले देगी पर्सनल इनकम, यानी कि फैक्टर इनकम। फर्म के लिए फैक्टर पेमेंट और हाउस होल्ड के फैक्टर इनकम। अब इसका इस्तेमाल करके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके जो बिजनेस है वो क्या प्रोवाइड करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज। और इसको कंजम्पशन करके जो हमारे हाउस होल्ड है उनको क्या देगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगी। आई होप आपको ये वाला मॉडल पूरा समझ में आया होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का जरूर से जरूर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद करते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर रिसीट्स। देखिए ट्रांसफर रिसीट्स यानी कि ट्रांसफर इनकम, रिसीट्स मतलब इनकम ही होता है, इनकम। ठीक है। देखिए फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो किसी ना किसी प्रोडक्शन के बदले जनरेट हुई हो। अगर आपने कुछ जनरेट करा है, कोई प्रोडक्शन हुई है, तो उसके बदले जो भी इनकम मिलती है उसे बोलते हैं हम फैक्टर इनकम। बट अगर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ और फिर भी इनकम मिल रही है तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर इनकम। तो मुझे जैसे एक पिता है, कोई फादर है, वो फादर 50,000 रुपये कमा के 10,000 रुपये अपने बेटे को हॉस्टल में भेज देते हैं। तो 10,000 रुपये इनकम जो भी उसके बेटे के पास आई, तो वो कोई इनकम जनरेट नहीं हुई प्रोडक्शन के बदले, वो तो एक ने जब प्रोडक्शन करा तो उसने अपनी इनकम का कुछ भाग ट्रांसफर कर दिया दूसरे के पास, तो इसके बदले कोई भी इनकम जनरेट नहीं हुई, इसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम ही एक ऐसी इनकम है जिसको हम अपने नेशनल इनकम या फिर जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर इनकम को किसी में भी इंक्लूड नहीं किया जाता, इसे हटाया जाता है, इग्नोर किया जाता है हमेशा। तो अराइज ड्यू टू रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी के जो भी इनकम जनरेट होती है उसे क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। और ये कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्लूड नहीं करती। पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये क्या बोलते हैं, नॉट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। रेंट वेजेस के एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है, वही स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, गिफ्ट्स वगैरह हो गया, ट्रांसफर टू इनकम है ना, रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये सारे के सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी की सारी चीजें हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बाद। ठीक है। आप समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, डोमेस्टिक टेरिटरी वो चीज होती है जिसके अंदर आप अपनी कंट्री को एक्सपेंड करते हो, मतलब उसके उस जगह पर जो भी प्रोडक्शन होगा वो आपके डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। अब समझिए डोमेस्टिक टेरिटरी में आता क्या क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंट्री है, ये आपकी कंट्री है, मान लीजिए इंडिया है। इस इंडिया के अंदर यहाँ पर
दो एम्बेसी हैं। एम्बेसी क्या होती है दोस्तों, जब आपको पासपोर्ट लेने जा मतलब पासपोर्ट के ऊपर वीजा लेने जाना होता है, तो जिस कंट्री का वीजा लेने जाता होता है उसकी एक ब्रांच, उस कंट्री की एक पूरी ब्रांच उस देश में मौजूद होती है। और जितना हिस्सा उस कंट्री की उस ब्रांच ने, उस एम्बेसी ने घेरा होता है दोस्तों, वो हिस्सा उस कंट्री का कहलाता है, वो लैंड ही उस कंट्री का कहलाएगा। आप कहोगे सर हमारी कंट्री में आके हमारे देश का हिस्सा घेर लिया और वो अपनी कंट्री का हिस्सा बता रहे हैं। तो दोस्तों जो कंट्री हमारे यहाँ पर एम्बेसी बना के बैठी होगी, हमारी कंट्री की भी एम्बेसी उस देश में जरूर होगी, और जितना हिस्सा हमने उनके देश में एम्बेसी का बनाया होगा, वो हिस्सा हमारे देश का एम्बेसी, हमारे देश का पार्ट कहलाएगा, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। एम्बेसी क्या होती है दोस्तों, जो अपने नागरिकों को सेफ रखने का या फिर उनको क्या कहते हैं, कोई भी परेशानी में हेल्प करने के लिए बनाई जाती है, और दो देशों के बीच में कम्युनिकेशन का वो बनती है, माध्यम बनती है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के अंदर एक अमेरिका की एम्बेसी और एक रशिया की एम्बेसी है। यहाँ पर ये जो एम्बेसी है, ये वाला पार्ट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। बट अगर यहाँ पर ये रशिया है और यहाँ पर ये अमेरिका है, तो ये जो रशिया है, इसके अंदर जो इंडिया की एम्बेसी होगी, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, और ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। सिर्फ यही नहीं, अब क्या कहते हैं, हमारे पास जो इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप के अंदर जो हमारी फिजिकल बाउंड्री है, फिजिकल बाउंड्री से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको मिलेगी क्या कहते हैं, समुद्री बाउंड्री। वो समुद्री बाउंड्री के अंदर जहां जहां तक हमारी कंट्री को लीगल राइट है कि हम यहां से अपने क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कंजम्पशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्सपेंशन कर सकते हैं, वहां से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जहां जहां तक हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का लीगल राइट होगा, वो भी हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। प्लस अगर कोई जहाज, जैसे कोई जहाज इंडियन ओशन में चल रहा हो, वो इंडिया का है, कोई प्लेन इंडियन ओशन में चल रहा है या फिर कहीं पर बाहर चल रहा हो, वो क्या कहते हैं, इंडिया का है, तो वो प्लेन और वो जहाज और वो फ्लोटिंग सरफेस, वो सब भी इंडिया की टेरिटरी का ही पार्ट होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर दोस्तों यही सब आता है कि हमारे पास जो भी हमारी खुद की देश की, हमारी खुद की जमीन है, इसके ऊपर जो भी प्रोडक्शन होगा, चाहे वो देश के लोग करें या बाहर के लोग करें, वो हमारे देश का पार्ट होगा। क्या कहलाएगा? वो हमारे देश का पार्ट, तो वो हमारी इनकम के अंदर जुड़ेगा। मान लीजिए अगर हमारे पास हमारी कोई क्या कहते हैं टेरिटरी है, और क्या कहते हैं एम्बेसी है, और वो जापान में है, इंडिया की एम्बेसी जापान में, और इंडिया के एम्बेसी के अंदर जो है जापानीज बंदा काम कर रहा है, बट वो इनकम तो इंडिया के अंदर ही जनरेट कर रहा है ना, तो वो चाहे बाहर का बंदा हो चाहे हमारा बंदा हो, अगर उसने इंडिया की टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट करी तो हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर जुड़ेगा, यानी कि जीडीपी के अंदर जुड़ेगा। समझ में आया आपको? ये वाला टॉपिक हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी इनकम में जुड़ेगी, कौन सी नहीं। अभी हम सिर्फ एग्रीगेट्स को समझने में ध्यान देते हैं। चलिए, इसके बाद जो आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। समझिए नॉर्मल रेजिडेंट बंदा क्या होता है? जब कोई बंदा 1 साल या उससे ज्यादा किसी कंट्री में रह जाता है, जैसे मान लीजिए मैं इस देश में रह रहा हूं, भारत में रह रहा हूं, और 1 साल उससे ज्यादा हो चुका है, और मेरी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का जो मतलब ओरिजिन ऑफ वो है, वो यही कंट्री है, सिर्फ यही। बाहर की भी हो सकती है, लेकिन अभी मेरी क्या कहते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट का जो ओरिजिन है वो क्या है, वो इंडिया ही है, तो मैं यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊंगा। बट अगर मान लीजिए मेरा कोई भाई है और वो 1 साल से ज्यादा या 2 साल हो गया वो अमेरिका में बसा हुआ है, और वो अमेरिका के अंदर से ही इनकम जनरेट करता है, उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका है, इनकम का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कौन सा है, वो अमेरिका ही है। तो अगर ऐसा कोई क्या कहते हैं ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा दोस्तों, एनआरआई बन जाएगा। मतलब उसको 1 साल से ज्यादा वहां पर रहते हुए हो गया है और वो वहां से इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो वहां के लिए क्या कहलाएगा, हमारे लिए तो वो एनआरआई हो जाएगा, लेकिन वहां के लिए नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है। मीनिंग सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, नॉर्मल रेजिडेंट के लिए, और मीनिंग सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज आउटसाइड ऑफ इंडिया, है ना। ड्यूरेशन ऑफ स्टे, अगर 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा हो, ड्यूरेशन अगर 1 साल से बाहर, इंडिया से बाहर रह रहा हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो गया, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाए, और ये क्या होता है, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अब्रॉड बन जाए। ठीक है। ये यहाँ पर खाली क्या होगा, इनकम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी क्या अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ, 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा हूँ, लेकिन अगर बाहर से भी पैसा कमा रहा हूँ तो मैं एक नॉर्मल रेजिडेंट ही कहलाऊंगा। बट अगर बंदा सिर्फ बाहर से ही पैसा कमा रहा है, इन ओनली इनकम विद इन इंडिया, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है। इसके बाद इंक्लूड इन नेशनल इनकम, और ये हमारे एक्सक्लूड कर दिया था नेशनल इनकम से। जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम में से जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में बाहर लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम को हम इंक्लूड कर लेते हैं,
और माइनस करते थे जो फॉरेन की टेरिटरीज है उसमें से जो इंडिया इनकम करे उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। समझिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया इंडिया को कोई बंदा है और वो अमेरिका के में इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, अमेरिका की इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, और हमारे पास अमेरिका का कोई बंदा है और वो क्या कहते हैं अमेरिका के एम्बेसी में काम कर रहा है। अब ये तो है, तो क्या कहते हैं, है तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में, लेकिन देखिए यहां से जब इनकम आएगी तो ये तो हमारे देश की आएगी इनकम, लेकिन यहां से इनकम जाएगी तो ये यहां से जाएगी। तो यहां से क्या जो इनकम आ रही है इसको बोलते हैं नेट फैक्टर, मतलब फैक्टर इनकम फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फॉरवर्ड। और जो यहां से इनकम जा रही है इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये जो इनकम आई इससे बोलते हैं फैक्टर इनकम फॉर फीफा, और जो यहां से इनकम गई उसे बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फॉर फीटा। क्योंकि देखो जब हमारा इंडिया का बंदा बाहर हमारे इंडियन एम्बेसी में पैसा कमा के लाएगा तो अपने देश में भेजेगा। इसी तरीके से जो हमारे देश के अंदर एम्बेसी है उसके अंदर कोई अमेरिकन बंदा अगर पैसा कमाएगा तो अपने देश में भेजेगा। तो हमारी इनकम से क्या कहते हैं, हमारी इनकम क्या करेंगे, हम अपनी ऐड कर लेंगे और इनकम का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और इससे हम निकलता है नेशनल इनकम। क्या निकलता है, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में ऐसा नहीं करा था। अगर कोई इंडियन एम्बेसी में कोई फॉरेन बंदा इंडिया के अंदर ही काम कर रहा है, इंडियन के अंदर ही इंडियन एम्बेसी में फॉरेन बंदा काम करता है, तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाता है। और अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन गया तो वो हमारी नेशनल इनकम, वो डोमेस्टिक इनकम में ऐड होता है। लेकिन नेशनल इनकम में से उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो बाहर का बंदा है और वो पैसा कमाएगा तो कहां भेजेगा, बाहर भेजेगा। आई होप आपको लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, फैक्टर कॉस्ट मीनिंग। फैक्टर कॉस्ट मीनिंग मतलब क्या होता है, ऐसी कॉस्ट जो कि सिर्फ फैक्ट्री में लगती है, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी हमारे फैक्ट्री होते हैं। लेकिन अगर हम इसके अंदर टैक्स भी जोड़ दें, क्या जोड़ दें, टैक्स। अब देखिए गुड्स एंड सर्विस पे लगने वाला टैक्स कौन सा टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, अगर इस इनडायरेक्ट टैक्स को हम जोड़ देते, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है और सब्सिडीज क्या होती हैं, ऐड होती हैं, सब्सिडीज मिलती हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करते समय हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स को तो जोड़, इनडायरेक्ट टैक्स को तो जोड़ देंगे और सब्सिडीज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एनआईटी। क्या बोलेंगे, एनआईटी। ये भी हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और हमारा क्या कहते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। हम जब कैलकुलेशन या एस्टिमेशन करेंगे नेशनल इनकम की, तो उसके अंदर हम ये सब बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। समझिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी होता क्या है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी उस जीडीपी को कहते हैं जिसके अंदर जीडीपी को करंट ईयर के प्राइस में वो क्या कहते हैं कैलकुलेट किया जाता है। अब ये करंट प्राइस क्या है, तो देखिए जैसे हम अभी 2026 में हैं, तो 2026 में 1 किलो तेल की कीमत जो होगी मान लीजिए कितनी है, 170 रुपए मान लेता हूं। तो 1 किलो तेल की कीमत जो है वो 170 रुपए है, तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई, 170 हो गई। लेकिन अगर हम देखें कि आज प्रोडक्शन, अगर आज प्रोडक्शन 10 किलो हुआ होता, कितना हुआ था, 10 किलो, तो आज जो जीडीपी हो जाती वो 1700 हो जाती। लेकिन अगर मैं देखूं 2012 में, तो 2012 में 1 किलो तेल की कीमत जो थी वो थी 80 रुपए। तो अगर 1 किलो तेल की कीमत 80 रुपए थी, तो अगर मैं उसको 10 किलो से मल्टीप्लाई करूं तो 10 किलो इंटू 80 कितना हो जाएगा हमारा, 800। तो ये जो 800 रुपए है ये हमारी हो जाएगी उस टाइम की जीडीपी। क्या हो जाएगी, उस टाइम की जीडीपी। अगर मैं उसी टाइम की प्राइस से आज की प्रोडक्शन देखूं, तो आज की प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी सर, 10 किलो इंटू में 80, तो वो भी आज की जीडीपी कितनी हो जाएगी, 800 किलो। तो रियल नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से तो आज की जीडीपी 1700 है, लेकिन रियल यानी कि कांस्टेंट बेस ईयर प्राइस के हिसाब से जो आज की जीडीपी वो कितनी है, 800 है। तो यानी कि अगर हम जीडीपी को करंट ईयर के प्राइस, जो करंट में प्राइस चल रहा है उस पर कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर आज की प्रोडक्शन को बेस ईयर की प्राइस से यानी कोई कांस्टेंट प्राइस से हमने कैलकुलेट करा, तो उसको बोलते हैं हम रियल जीडीपी। ये इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट एट अ कांस्टेंट प्राइस या फिर बेस ईयर प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि वो प्राइस कांस्टेंट रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर ईयर, रियल जीडीपी निकालने के लिए। लेकिन नॉमिनल जीडीपी को किस पे निकाला जाता है, उसको निकाला जाता है हम करंट प्राइस पे। इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता, इसके अंदर इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो जाता है, क्योंकि हमको पता चलता है ना कि भाई उस समय जितना प्रोडक्शन हुआ उसके हिसाब से उस समय की कीमत और आज के प्रोडक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो यहाँ पर जीडीपी आती है, रियल जीडीपी के अंदर जो जीडीपी आती है वो एक्चुअली में जीडीपी बताती है, और सबसे बेस्ट तरीका एक्चुअली में प्रोडक्शन का लेवल देखने का। क्योंकि हम अगर जीडीपी बढ़ानी होगी तो मान लीजिए
किसी साल 10 साल मतलब मान लीजिए 20 ईयर में ना 10 किलोग्राम गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, कितना 10 किलोग्राम, और इसकी जो कीमत थी वो थी 10 रुपए। तो कितना जीडीपी कितना हुआ, 100 रुपए। लेकिन इस साल सिर्फ 5 किलोग्राम गेहूं का प्रोडक्शन है, लेकिन जो हमारी कीमत है वो कितनी हो गई है, 30 रुपए। तो 30 रुपए अगर हो गई है तो 5,050। तो हम तो कहेंगे सर हमारी करंट ईयर के अंदर जो ना जीडीपी ज्यादा बढ़ गई है सर, 150 रुपए। अरे प्रोडक्शन तो 5 ही किलो का हुआ है। अगर आपको एक्चुअली में इसका जीडीपी देखना है कि एक्चुअली में जीडीपी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो जीडीपी को कैसे देखो सर, 20 ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 50, ओनली 50 रुपए की जीडीपी हुई है अगर एक्चुअली में रियल जीडीपी निकाली जाती तो इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि रियल जीडीपी जो है वो हमारी एक्चुअल ग्रोथ बताती है, क्योंकि जीडीपी का मतलब ये होता है कि एक कंट्री के विद इन द बाउंड्री टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अगर हम उसको प्राइस के मेजरमेंट में लेके चलेंगे तो भाई साहब हमारे पास तो पता नहीं चलेगा एक्चुअली प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो हम मेजरमेंट तो कर ही नहीं पाएंगे कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। सिर्फ प्राइस प्राइस बढ़ाते रहो, जीडीपी पे ध्यान नहीं रखो। और आज के समय पे अगर हम जीडीपी अगर सच में देखना है कि इंडिया की ग्रोथ हो रही नहीं हो रही थी, तो आपको रियल जीडीपी की तरफ जाना चाहिए। आपको इंडिया की रियल जीडीपी सर्च करनी चाहिए कि भाई पहले रियल जीडीपी कितनी थी और आज रियल जीडीपी कितनी है। जीडीपी सिर्फ इस बेसिस पे नहीं देखनी चाहिए कि भाई हमारे पास प्रोडक्शन हुआ है, जीडीपी इस बेसिस पे भी देखनी चाहिए कि भाई लोग की जनसंख्या बढ़ी है घटी है। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जनसंख्या सेम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जनसंख्या सेम रेशियो में बढ़ रही है तो भी ठीक है। बट अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जनसंख्या उससे डबल तेजी से बढ़ रही है तो बहुत बेकार चीज है, क्योंकि इस समय पर हमारा जो पर प्रति व्यक्ति यानी कि पर हेड जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। आपको समझ में आया होगा कि पर हेड प्रोडक्शन कम होने की वजह से भी हमारे क्या कहते हैं कंट्री के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद जो टॉपिक आता है उसे बोलते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है दोस्तों? जीडीपी डिफ्लेटर हमको चेंज बताता है कि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी और करंट जीडी में या फिर करंट ईयर प्राइस और नॉमिनल प्राइस में जो भी चेंज आएगा उसको बताएगा। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर हमको बताता है कि हमारे पास नॉमिनल जीडीपी और करंट जीडीपी में क्या चेंज आ रहा है। नॉमिनल जीडीपी और करंट मतलब रियल जीडीपी में क्या चेंजेस आ रहा है, एक्चुअली में जो प्रोडक्शन में चेंज आया वो कितना आया है और क्या कहते हैं वेरिएंस बताता है हमको। तो नॉमिनल जीडीपी इसका जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। इसका दूसरा फॉर्मूला वही करंट ईयर प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन में जीडीपी एट रियल प्राइस, इसका असली फॉर्मूला क्या हुआ, इसका असली फॉर्मूला जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस इनटू में 100। दोस्तों जब इसको इस प्राइस के भी चेंजेस में दिखाया जा रहा है कि आखिरकार प्राइस कितना चेंज हुआ, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब एक नोट में आपको दे देता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो जीडीपी है वो जीडीपी डिफ्लेटर जो हमेशा प्राइस इंडेक्स के बराबर ही हो। मतलब हम जनरली इसको ये तो देख रहे हैं कि भाई ये प्राइस में चेंज दिखा रहा है इसलिए उसको हम प्राइस इंडेक्स बोल सकते हैं, बट यहाँ पर एक बहुत बारीक सा डिफरेंस है दोस्तों कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो सिर्फ एक कंट्री बाउंड्री के अंदर ही सीमित है, जबकि दूसरी जब जो प्राइस इंडेक्स है वो कुछ गुड्स के बारे में बताता है जो कि एक कंट्री के अंदर भी हो सकता है और कंट्री के बाहर भी हो सकते हैं। बस इतना सा एक माइन्यूट सा डिफरेंस है दोस्तों, और इसको आप क्या कहते हैं ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो नेशनल इनकम का फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमने सारे एग्रीगेट्स की थ्योरी को कंप्लीट करा है, जितना अच्छे से हो सकता था मैंने आपको समझाया, और बाकी इसकी जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।